नमस्कार। शाम के 5 बजने वाले हैं और अब वक्त है सत्ता के महासंग्राम का। मैं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी लावनी श्रीवास्तव, विकास सक्सेना और दिव्या शर्मा और निम्मी सिन्हा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की बिगुल जो है चुनाव का वो बज चुका है। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर हम आपको अगले आधे घंटे में बताते रहेंगे। मेरे साथ हमारे 4 सहयोगी हर पल बदलते चुनावी दांव, चुनावी समीकरण और चुनावी वादों की सारी बारीकियों को समझाएंगे भी और बताएंगे भी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा की सबसे बड़ी खबर से। कल शाम दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह ने हरियाणा के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट फाइनल कर दी। हालांकि लिस्ट अभी पब्लिक में आई नहीं है, लेकिन जो हमारे पास वो खबर आ रही है कि नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या खबर है, विकास बताएंगे क्या है खबर हमारे पास। मुकेश जी, तो खबरों के मुताबिक अगर बात की जाए तो अब की बार हरियाणा में बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी का सीएम चेहरा नायब सिंह सैनी ही होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 55 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो भी फाइनल हो गई और जो बड़ी खबर अब निकलकर सामने आ रही है, मुकेश जी आपको बताएंगे। बिल्कुल, जो बड़ी खबर हमारे नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। जो सोर्सेस हमारे पास बता रहे हैं, जो बड़ी खबर आई है, कैथल से लीलाराम गुर्जर को टिकट जो है वो मिल चुका है और मिलने की संभावना है। करनाल से जगमोहन जेटली और आरती राव के नाम सामने है। आज लिस्ट जो जारी होगी उनमें उनका नाम है। पलवल से गौरव गौतम के नाम पर चर्चा चल रही है और ऐसा बताया जा रही है। जो नाम आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो करीब करीब फाइनल है। हालांकि सोर्सेस से हम बताएं, नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं, लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सांसद है, अभी कुरुक्षेत्र से वो सांसद हैं और सांसद रहते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और अब जो है वो पहला विधानसभा चुनाव जो है वो लाडवा से लड़ने वाले हैं। ये सोर्सेस जो है हमें बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बताइए। चलिए अब आपको यह भी दिखाते हैं कि 2019 के चुनावों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी और कितना वोट परसेंट रहा था। ये ग्राफिक्स के जरिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2019 में किस तरह से कितनी कहां सीटें मिली थी वो भी हम आपको बताएंगे। लगातार मुकेश जी ने जिस तरह से अभी बताया कि जो संभावित नाम हैं, सुदर्शन लगातार आपको दिखा रहा है। और अब देखिए 2019 में किसके पास कितनी सीटें थी। सबसे पहले जिक्र बीजेपी का कर लेते हैं। 40 सीटें बीजेपी के पास थी। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 31 सीट्स थी। जेजेपी की अगर बात की जाए तो 10 सीटें थी और अगर आईएनएलडी की बात की जाए 1 सीट और कुल सीट 90 थी। तो ये आंकड़ा किस तरह से 2019 में था ये भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस बार क्या तस्वीर बदलेगी ये भी देखना दिलचस्प होगी। तमाम सीटों का हमने जिक्र किया है, लेकिन अब किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत 2019 में था वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं तो 36.49% वोट परसेंट यहां बीजेपी को मिला था। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 28.08% वोट परसेंट रहा है और अगर बात की जाए 14% जो जेजेपी की अगर हम बात करें तो 14.8% वोट शेयर यहां देखने को मिला है। तो ये तमाम वो हम आपको परसेंट बता रहे हैं। अब अगर ये भी हम डिस्कस करें कि किसके साथ दलित और जाट हैं, क्योंकि ये दो बड़ी कम्युनिटियां हरियाणा में मानी जाती हैं। जाट 22% हैं और दलित 21% हैं, यानी कुल होता है 43%। और हरियाणा में यह भी कहा जाता है कि ये दो जो दल हैं, जाट और दलित कम्युनिटी, जिसके साथ होती हैं सत्ता की चाबी उसके पास आसानी से पहुंचती है। 22% जाट वोटर्स हैं, दलित 21% हैं। पंजाबी की बात की जाए तो 0.8% हैं। ब्राह्मणों को अगर हम देखें तो 7.5% हैं। अहीर अगर इस क्रम में हम देखें तो 5.14% हैं और वैश्य की अगर बात की जाए तो 0 से 5% ये आता है। तो जातीय समीकरण क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से जातीय फैक्टर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये भी हम आपको दिखा रहे थे। और ये भी अब आपको बताएं कि दिल्ली से सौरभ तिवारी और हरियाणा से हमारे सहयोगी हरेराम मिश्रा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो बताएंगे क्या कुछ जिस तरह से हमने संभावित नामों की उम्मीदवार जो नाम है वो भी आपको दिखाएं। चलिए सबसे पहले सौरभ आपके पास में आ रहा हूं। किस तरह से जो नाम सुदर्शन ने अभी सूत्रों के हवाले से बताएं, क्या कुछ मुहर लगती नजर आ रही है, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए विकास, मैंने आपको बता दूं आपको कि हमने पहले ही बता दिया था कि मुख्यमंत्री जो पिछली बार करनाल से विधायक चुने गए थे, इस बार उनका विधानसभा क्षेत्र बदलेगा और कुरुक्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र, कुरुक्षेत्र का जो विधानसभा है लाडवा, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। और देखिए कल जिस तरह से मैंने वरिष्ठ नेता हैं, हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं अनिल विज, उनसे मैंने बातचीत की तो उनका जो सीट है अम्बाला कैंट वो भी तय है। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी को टिकट दिया जाएगा, मैंने पहले बताया था।
वो भी तय हो चुका है कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को भी टिकट दिया जाएगा। कुलदीप बिश्नोई हैं, उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा। अभी जो राज्यसभा की सांसद बनी हैं किरण चौधरी, जो कांग्रेस की कद्दावर नेता हैं, जाट नेता हैं, उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भी बीजेपी टिकट दे रही है। आपको लगता है जो पुराने जो जितने विधायक थे उनमें से कितने लोगों को टिकट रिपीट किया जाएगा? ये जो सारे नाम थे वो तो श्योर नाम थे जो पहले से थे, चूंकि बाहर से, जैसे आपने बिश्नोई का नाम लिया, बिश्नोई जो है वो सहयोगी दल है, उनको टिकट मिला है। किरण चौधरी को लाया गया है, श्रुति चौधरी को मिलना ही है। जो क्या अंबाला से आप कह रही हैं कि वहां से अनिल विज है, अनिल विज का टिकट मिलना ही है, तय है। किन बड़े दिग्गजों के नाम काटे जा रहे हैं, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, अभी तक जो कैप्टन एवेन्यू हैं उनका अभी तक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। आज फिर से जो बैठक हो रही है उसमें सहमति बन सकती है। कैप्टन एवेन्यू जाट चेहरा है, आपने देखा होगा कि पिछली बार भले ही चुनाव हार गए हैं लेकिन वो हरियाणा की राजनीति में एक अहम रोल रखते हैं। और जो 4 पूर्व सांसद हैं लोकसभा के, उनको भी चुनाव लड़ाया जा रहा है। और खास जिस तरह से सुनीता दुग्गल हो गए, अरविंद शर्मा हो गए, संजय भाटिया हो गए, उनको भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। मुकेश जी, बिल्कुल, ये तो बीजेपी की बात हुई। क्या कांग्रेस ने जिस तरीके से ऐलान किया कि वो अपने सांसदों को टिकट नहीं देगी, यानी विधानसभा चुनाव नहीं लड़वाई, क्या इस तरह की खबर है? जी देखिए, कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो सुरजेवाला की लड़ने की बात हो रही थी, लेकिन कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे थे कि अगर सुरजेवाला चुनाव लड़ते हैं तो उनके अगर जीत जाते हैं तो राज्यसभा के सांसद की संख्या कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से कांग्रेस के 5 लोकसभा के सांसद हैं तो वहाँ भी उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि अपने सांसदों को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, लेकिन जो आखिरी फैसला है वो कांग्रेस हाईकमान है, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, वो तय करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 बातें हैं। सौरभ, ये देखा गया है कि सुरजेवाला को लेकर तो क्लियर हो गया है कि उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। कुमारी शैलजा का नाम भी आ रहा था, हालांकि कुमारी शैलजा ने अपनी नाराजगी इस पर व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनके चुनावी मैदान में आने से कांग्रेस को जो फायदा होगा इसका अंदाजा कांग्रेस लगा भी नहीं पा रही है। तो जो मैसेज लाउड और क्लियर देने की कोशिश कर रही है कुमारी शैलजा, क्या कांग्रेस इस बात को समझ पा रही है? जी देखिए लावनी जी, मैंने वही कहा कि ये जो आखिरी फैसला है वो कांग्रेस हाईकमान को ही तय करना है। देखिए, जो शैलजा है उनका पूरा मन है चुनाव लड़ने का, और जो उनके समर्थक हैं लगातार दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आती है तो शैलजा को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो कांग्रेस में कई धड़े हैं मुख्यमंत्री को लेकर। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जाट और दलित की जो राजनीति है वो इसमें झलक के मिल रही है, क्योंकि जो शैलजा है वो सांसद हैं और जो हुड्डा है, हुड्डा मुख्यमंत्री बनना चाहता है, उन्होंने ही ये खबर लगाई है कि कोई भी सांसद जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और शैलजा चूंकि चुनाव लड़ती है तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये खींचतान चल रही है। लावनी, बिल्कुल, और इसीलिए खास तौर से थैंक यू सो मच सौरभ, हमारे साथ आप जुड़े। हरे राम के पास भी जाने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन इस बीच क्योंकि जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं कि हरियाणा की जब भी हम बात करते हैं, जाट और दलित वोटर्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, और यहाँ पर सत्ता भी उन्हीं के साथ होती है जिनके साथ ये कॉम्बिनेशन होता है। हरियाणा में किस तरीके से किस जाति का कितना प्रतिशत है, हालांकि विकास ने अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ चीजें तस्वीर क्लियर की थी, लेकिन आइए चंद तस्वीरें मैं भी आपको क्लियर करके बताती हूँ कि किस तरीके से हरियाणा के लिए ये कॉम्बिनेशन, जो खास तौर से दलित और जाट कॉम्बिनेशन कहा जाता है, अब की बार दलित जाट किसके साथ, तो 22% जाट है, 21% दलित है, यानी 43%। मेजर वोट बैंक काउंट कीजिए तो इसी परसेंटेज से निकल कर आ जाता है। दलित जाट किसके साथ है ये तय करना है, और इसीलिए जो लगातार मंथन चिंतन चल रहा है कि चेहरा किसको दिया, किस उम्मीदवार को दिया जाए, किसे चुना जाए, खास तौर से जिसमें ये कॉम्बिनेशन नजर आता हो। जाट की बात करें 22%, दलित 21%, इसके अलावा पंजाबी कम्युनिटी यहाँ पर 8% है, ब्राह्मणों की संख्या 7.5%, अहीर वोटर्स भी यहाँ पर खासा योगदान देते हैं 5.14% के साथ, और वैश्य 5% वैश्य वोटर है। ये हरियाणा में जातीय समीकरण का पूरा कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं। खास तौर से 21 और 22 ये जो 2 आंकड़ा है, जो 43% का आंकड़ा होता है, वो ये तय कर देगा कि आखिर चुनाव में जीत किसकी सुनिश्चित होगी। और यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दोनों इस कॉम्बिनेशन पर सबसे ज्यादा
नजर बनाकर रख रहे हैं। इन सब के बीच खास तौर पर अगर बात की जाए ग्राफिक्स के जरिए हम कुछ दिन पहले जेजेपी के दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने गठबंधन किया था। 70 सीटों पर जेजेपी लड़ेगी और 20 सीटों पर रावण की आजाद समाज पार्टी लड़ेगी। तो क्या आपकी बार दुष्यंत और रावण मिलकर कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे? इसे भी आइए जरा ग्राफिक्स के जरिए ही जल्दी से समझाने की आपका प्रयास करते हैं कि आखिर हरियाणा में ये जो कॉम्बिनेशन था जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे, क्या दुष्यंत चौटाला और रावण मिलकर इस बार जीत सुनिश्चित कर देंगे? बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। हमने बार बार आपको बताया ये 43% जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 22% जाट है, 21% दलित है। बीजेपी 2019 में किसके पास कितनी सीटें थी ये भी हम आपको जरा जल्दी से बता देते हैं। बीजेपी के खाते में 40 सीटें आई थी, कांग्रेस 31, जेजेपी 10 सीटों पर सिमटी थी, आईएनएलडी के पास 1 सीट थी। कुल 90 सीटों का ये जो आकार है 2019 का, वो स्वरूप हमने आपके सामने रखा। इसके अलावा किस पार्टी को कितना वोट परसेंट था तो आपके सामने है। बीजेपी 36.49%, कांग्रेस 28.08% और जेजेपी का वोट परसेंटेज लगभग 15%, 14.8% था। इसमें भी खास तौर से जिस कॉम्बिनेशन ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो जाट और दलित कॉम्बिनेशन ही था। 2019 में किस पार्टी को कितना वोट परसेंट हुआ हमने ये बताने का प्रयास किया, लेकिन अब क्योंकि हरियाणा में ये मुकेश जी, मैं आपसे जल्दी से इस पर एक कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है हरियाणा में, इस कॉम्बिनेशन ने हमेशा से कमाल किया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का परिदृश्य था, विधानसभा चुनाव आते आते ये परिदृश्य थोड़ा सा बदल जाता है। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जो समीकरण बना था, अभी जब उसके बीच में कंपैटिबिलिटी बनाई जाएगी तो कुछ चैलेंजेस खास तौर से बीजेपी के सामने होंगे? देखिए, बीजेपी ने वहाँ पर जो लगातार 2 बार जो सरकार में आई है वो नॉन जाट को एकत्रित करके जो वोटर है वो नॉन जाट को लेकर के बनाया, इसलिए नॉन जाट चेहरा भी उनका है और यही इसी को चैलेंज है। वहाँ पर इस बार जो लड़ाई वहाँ पे जाट और नॉन जाट के बीच में है और जो कहा जा रहा है कि 22% जो है वो जाट हैं, 21% दलित हैं। दलित और जाट ही अगर बढ़ते हैं और बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी खासतौर पे अगर लोकसभा की चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पिछली बार की तुलना में 5 सीटों का जो नुकसान हुआ वो ये बताता है कि ये समीकरण बीजेपी का उतना हिट नहीं हुआ, या वो जहां पर निशाना लगाना चाह रहे थे वो निशाना हिट नहीं हुआ उनका, शायद इसीलिए जो है ये चीजें जो है अब बदल दी है। खबर है वो दिव्या आपको बता रही है। दिव्या जी, इधर हरियाणा में बीजेपी के सीनियर नेता अनिल विज ने दावा किया है कि अब की बार बीजेपी को बहुमत मिलेगा, किसी और पार्टी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अनिल विज का इशारा दुष्यंत चौटाला की ओर था। हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी ने हरियाणा में बीजेपी की चुनावी रणनीति पर बातचीत की है, सुनिए। हरियाणा की राजनीति पर हम बात करते हैं हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज साहब से। अनिल जी, चुनाव 1 अक्टूबर को है, कैसी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैरकों में नहीं जाता, हर वक्त फील्ड में रहता, इसलिए हमें कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती। हमारे कार्यकर्ता तैयार रहते हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कर रही है कि 10 साल में आप लोगों ने हरियाणा की जनता को ठगा है, इस पर क्या कहेंगे आप? बात ये है, वो पार्टी बोल रही है जिसके नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। चुनाव तक वो अंदर रहेंगे या बाहर जाएंगे अभी पता नहीं है, और वास्तव में उनको जनता को बताना चाहिए चुनाव शुरू होने से पहले कि उनके ऊपर क्या आरोप है और किस कारण से उनके ऊपर केस चल रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव की बात किया जाए, लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटें आप लोगों ने बांट लिया है, प्रदर्शन कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में क्या देखते हैं आप? विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर सरकार बनाएगी तीसरी बार हरियाणा में। लेकिन जो राजनीतिक पंडित दावा कर रहे हैं कि इस बार सत्ता विरोधी लहर चल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? कौन सी सत्ता विरोधी लहर? हम तो जमीन पर बैठ के राजनीति करते हैं, हमारे से ज्यादा किसको पता? सारा दिन हम कोई बंद कमरों की राजनीति तो करते नहीं है। अगर हवा जो चलती है वो हमारे से छू के जाती है और वो छू के हमें पता लगता है कि वो हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है। धन्यवाद सुदर्शन न्यूज से बात करने के लिए। तो ये थे हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज साहब, जिनका दावा है कि इस बार हरियाणा में हैट्रिक लगेगी। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज।
तो अनिल विज ने लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे थे। और अनिल विज के बारे में आपको बता दें कि अनिल विज उस समय से बीजेपी के विधायक हैं जब बीजेपी के केवल 4 विधायक हुआ करते थे। सबसे कद्दावर नेता है और लगातार जो है कभी आज तक हार का सामना इन्हें हरियाणा में देखना नहीं पड़ा। और अब बारी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में भी चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज है। एनसी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। पीडीपी और एनसी दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र में ये दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी जीतकर सत्ता में आती है तो 370 को दोबारा बहाल किया जाएगा। लेकिन जनता के दिल में क्या है और जनता के दिल में कौन है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और क्या 2019 में 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो विकास के काम हुए हैं उस पर जनता वोट करेगी या फिर 370 की बहाली का दावा करने वालों का साथ देगी? बड़ा सवाल है। बिल्कुल यही सवाल को लेकर हमारे संवाददाता रोहिल वसीर ने वहां के लोगों से हालचाल जाना है, सीधे आपको सुनवा देते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी और सुदर्शन टीवी पे मैं प्रोग्राम जनता का एमएलए लेकर हाजिर हूं। दर्शकों को बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा परिस्थितियां जो है जम्मू कश्मीर में बदली है। ऐसे में आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि किस मुद्दे को लेकर जो है इस चुनाव में वो अपने मत का प्रयोग करेंगे और कौन कौन से ऐसे जो बड़े मसले हैं जिनको लेकर वो इस चुनाव में वोट डालेंगे अपने अपने कैंडिडेट्स को। सबसे पहले आपको स्वागत है। आप मुझे बताइए 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, किन किन ऐसे मसलों को लेकर आप वोट डालोगे? चूँकि 10 साल के बाद इंतखाबात हो रहे हैं और लोगों की बड़ी डिमांड है कि पहले तो वो अपने उम्मीदवार जो है अपने एमएलए जो है उन्हें असेंबली में भेजेंगे ताकि वो कश्मीर की आवाज़ को दूसरे बड़े ओहदों तक पहुंचा सके। और रही बात कि किन किन मुद्दों पर यहाँ पे लोग वोट डालेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बेरोज़गारी है, महंगाई है। ये चीज़ जो है सरफहरिस्त रहेंगे और उसके साथ साथ डेवलपमेंट चूँकि जम्मू कश्मीर पिछले 10 सालों से मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम यानी कि गवर्नर शासन में है, तो इस बीच अगरचे कई बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे ज़मीनी सतह पे उनकी तमीर और तरक्की शुरू हुई है, ताहम कई ऐसे काम अभी करने बाकी हैं जो एमएलएज़ के ज़रिए हो सकते हैं। मगर अगर यहाँ पे रियासत होती, अगर रियासत बरकरार कायम होती यहाँ पे, तो शायद इनके हाथों में ज़्यादा पावर होती तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाते। लगातार आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी पे जनता का एमएलए प्रोग्राम। यहाँ पर एक और युवा जो है हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आप मुझे बताइए कि इस बार 10 सालों के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप वोट डालेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। 10 साल के बाद ये जो इलेक्शन होने वाले हैं ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। और अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट आप तो देख ही सकते हो, ज़ीरो डेवलपमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन अब जनता यही चाहती है कि हम किसी अच्छे इंसान को चुने जो हमारा जो मसले है वो आगे पहुँचाए। पुलवामा से, कश्मीर से हाल बता रहे थे कि कौन बनेगा हमारा एमएलए। लोगों से बात कर रहे थे, जनता के मुद्दों पे बातचीत हो रही थी और हमने आपको हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों की बातें बताई। आगे भी कल भी जब हम सत्ता का महासंग्राम लेकर के आएंगे, तो जब तक ये चुनाव हो नहीं आते, जब तक परिणाम नहीं आते, तब तक हर एक छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे और यूं ही आपसे मिलते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।